नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से अगला नियम समसीमांत उपयोगिता नियम का अध्ययन करेंगे। ये दोनों ही नियम उपयोगिता की गणनावाचक विचारधारा पर आधारित है। गणनावाचक विचारधारा मार्शल ने प्रस्तुत की थी। मार्शल के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने पर मापा जा सकता है। समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम वर्ष 1854 में H. गोसेन, हरमन हेनरिक गोसेन ने किया था। इस कारण इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे अतिरिक्त प्रतिपादन का सिद्धांत, अधिकतम संतुष्टि का सिद्धांत, तटस्थता का सिद्धांत, उपभोग का नियम, मितव्ययिता का सिद्धांत, आनुवंशिकता का नियम आदि। समसीमांत उपयोगिता नियम प्रत्येक व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। उसकी आवश्यकता अनंत हैं, परंतु अपनी सीमित आय से किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करें और विभिन्न वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा का प्रयोग करें ताकि उसकी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा हो सके। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता को अपनी सीमित साधनों से अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त करने का मार्ग बतलाने वाला नियम ही समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। हरमन हेनरिक गोसेन के अनुसार, यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि के बिंदु तक तृप्त करना संभव नहीं है तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए जहां उसकी तीव्रता एक समान हो। R. H. लेफ्टविच के अनुसार, उपभोक्ता की समस्या इस बात का निर्णय करने की है कि वह अपने भिन्न भिन्न वस्तुओं से कितनी कितनी वस्तुओं का उपभोग करें ताकि आय से उसे अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त हो सके। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए धन व्यय करने की वह प्रवृत्ति समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाती है, जिससे अंतर्गत उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को लगभग समान रखा जाता है। विद्यार्थियों, यह सिद्धांत इसलिए आया क्योंकि आवश्यकताएं अनंत हैं तथा साधन सीमित हैं। हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं, जबकि उसकी पूर्ति करने के साधन आवश्यकताओं की तुलना में कम है। चाहे वह एक व्यक्ति हो, चाहे वह एक देश हो, कुछ भी क्यों न हो, साधन हमेशा सीमित रहते हैं। अतः सीमित साधनों से उन किन आवश्यकताओं की पूर्ति कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कैसे की जाए, यह बताता है हमें समसीमांत उपयोगिता नियम। विद्यार्थियों, समसीमांत उपयोगिता नियम को हम निम्न तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। इस तालिका में जहां एक तरफ वस्तु की इकाइयां तथा दूसरी तरफ ए वस्तु तथा बी वस्तु को दर्शाया गया है। ए वस्तु की जहां पहली इकाई से 32, दूसरी से 28, तीसरी से 24, चौथी से 20, पाँचवीं से 16, छठवीं से 12 इकाइयों की सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। चूँकि समसीमांत उपयोगिता नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है, अतः
इसमें भी जैसे जैसे इकाइयों की मात्रा बढ़ती जा रही है, प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जा रही है। वहीं बी वस्तु को देखें तो पहली इकाई से 28, दूसरी से 24, तीसरी से 20, चौथी से 16, पाँचवीं से 12, छठवीं से 8, अर्थात बी वस्तु भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होने के कारण इससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता निरंतर घटती जा रही है। हमें 7 रुपये यदि किसी उपभोक्ता के पास है तो वह 4 रुपये ई वस्तु पर तथा 3 रुपये बी वस्तु पर खर्च करेगा, क्योंकि ए वस्तु की चौथी इकाई से 20 उपयोगिता प्राप्त हो रही है, वहीं बी वस्तु की तीसरी इकाई से भी 20 ही उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अतः इस अधिकतम उपयोगिता हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम ए वस्तु की 20 इकाइयों पर खर्च करें तथा बी वस्तु की भी 20 अर्थात 3 और 4 इकाइयों के योग से प्राप्त कुल उपयोगिता ही उसे अधिकतम प्राप्त होगी। जैसे ए वस्तु से 32 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 20 बराबर 104 उपयोगिता मिल रही है। बी वस्तु पर हमें 28 प्लस 24 प्लस 20 बराबर 72 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इस सिद्धांत की एक कमी यह है कि यदि इसमें कीमत को भी जोड़ दिया जाए तो कुल उपयोगिता हमें उस बिंदु पर प्राप्त होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस अपॉन प्राइस ऑफ वाई। इस तालिका में देखें तो हमें 104 में 4 का भाग देंगे तथा 72 में 3 का भाग देंगे तो 24 के बराबर होगा। अर्थात वस्तु की कीमतों का समायोजन करने के पश्चात भी एक समान अनुपात प्राप्त हो रहा है। अतः सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि हमें इसी प्रकार प्राप्त हो सकती है। समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं। समसीमांत उपयोगिता नियम की कुछ मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं के पूरा होने पर ही यह नियम लागू होता है। पहली मान्यता, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वह सोच समझकर व्यय करता है। उपभोक्ता का लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन नहीं होता है। मुद्रा की क्रय शक्ति एवं सीमांत उपयोगिता में भी परिवर्तन नहीं होता है। आय व्यय के बजट या लेखे जोखे की अवधि एक ही होती है। उपभोक्ता को ज्ञान होना जरूरी है। वस्तु की इकाइयाँ छोटी छोटी या विभाज्य होती हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की सभी मान्यताएं इस नियम पर लागू होती हैं, परंतु इस नियम की कुछ आलोचनाएं हैं। वस्तु की अविभाज्यता। जो वस्तुएं अविभाज्य होती हैं, जिन्हें बांटा नहीं जा सकता है, उन दशाओं में यह नियम लागू नहीं होता है। बजट की अवधि की अनिश्चितता रहती है। वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होता है। उपयोगी वस्तुओं की अप्राप्यता है। सभी उपभोक्ताओं का हिसाबी स्वभाव का न होना। उपभोक्ता की अज्ञानता एवं लापरवाही। पूरक वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता है। अधिकतम कुल उपयोगिता एवं अधिकतम संतुष्टि भिन्न होती हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि कुल उपयोगिता एवं संतुष्टि में भी अंतर होता है। जहाँ कुल उपयोगिता हमें यह बतलाती है कि किसी वस्तु के उपभोग करने से जो संतुष्टि मिलती है वह उपयोगिता है, अर्थात उपभोग करने से पूर्व की स्थिति उपयोगिता है, जबकि उपभोग करने के बाद की स्थिति हमें संतुष्टि बतलाती हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व उपभोग के क्षेत्र में है, उत्पादन के क्षेत्र में है, विनिमय के क्षेत्र में है, वितरण के क्षेत्र में है, राजस्व के क्षेत्र में है। राजस्व के क्षेत्र में इसका महत्व इस प्रकार है कि करारोपण किस प्रकार से किया जाए कि हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। वितरण के क्षेत्र में इसका महत्व इस प्रकार है कि संसाधनों का अनुकूलतम वितरण किस प्रकार किया जाए, अधिकतम संतुष्टि बराबर हो। विनिमय के क्षेत्र में यह इस प्रकार है कि एक
वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का विनिमय किस दर पर किया जाए कि दोनों को अधिकतम संतुष्टि बराबर हो। उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन के साधनों का विनिमय अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम का क्षेत्र एवं महत्व बहुत व्यापक है। आर्थिक क्रियाओं के प्रत्येक पहलू में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने समसीमांत उपयोगिता नियम का अध्ययन किया। धन्यवाद साथियों।